नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कैबिनेट का जूट किसानों को बड़ा तोहफा। 2026-27 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,925 रुपए प्रति क्विंटल किया तय। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ नागरिकों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाकर भूखमरी का किया गया अंत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना की प्रगति पर की समीक्षा बैठक। कहा, केंद्र सरकार ने दी है रबी सीजन के अलग अलग फसलों को एमएसपी पर खरीदने की मंजूरी। कोची में इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन। अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच और यूरोपीय मसाला संघ के बीच समझौता। इस पहल से भारतीय मसाला निर्यात को बढ़ावा मिलने और वैश्विक बाजार में भरोसा मजबूत होने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में रमजान और होली से पहले मिलावटी खाद्य उत्पादों के खिलाफ अभियान जारी। रिफाइंड सोया ऑयल और नेपाल के ब्रांड महालक्ष्मी को किया जब्त। मिलावटी सेवइयों और खजूर पर भी सख्त कार्रवाई। मथुरा के बरसाना में धूमधाम से मनाई जा रही है लड्डू मार होली। हजारों श्रद्धालु श्री लाडली जू मंदिर में लड्डू मार होली की अनोखी परंपरा को देखने पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। खास बात यह है कि पीएम के नए ऑफिस सेवा तीर्थ में यह पहली कैबिनेट बैठक हुई जिसमें सेवा संकल्प प्रस्ताव पास किया गया। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीटिंग के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हमने एक ऐसे भारत का सपना देखा है जिसकी सोच स्वदेशी हो, जिसका संकल्प आत्मनिर्भरता से जुड़ा हो और जिसकी दिशा सेवा, कर्तव्य तथा समर्पण की त्रिवेणी से प्रेरित हो। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ नागरिकों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाकर भूखमरी का अंत किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ नागरिकों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाकर भुखमरी के अभिशाप का अंत किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण से करोड़ों परिवारों और महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन मिला है। केंद्रीय कैबिनेट ने 2026-27 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। कच्चे जूट का एमएसपी 5,925 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। जूट के मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को आज रिवाइज किया गया, इंक्रीज किया गया और 5,925 रुपीस पर क्विंटल किया गया आज के कैबिनेट में। साथ ही साथ और फैसले भी लिए गए कि जूट के जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने वाली सीड वैरायटीज हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए और जूट के क्वालिटी को और इम्प्रूव करने वाली वैरायटीज हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए और ऐसे एरियाज जिसमें बहता हुआ पानी हो उन एरियाज में जूट की क्वालिटी बेटर होती है, उन एरियाज को भी जूट में कल्टीवेशन में कवर करना चाहिए। हमेशा एमएसपी को 50% से अधिक रखा है कॉस्ट से। ये भी इसी प्रिंसिपल के तहत है फैसला और इससे हमारे किसानों को विशेषकर पश्चिम बंगाल और असम के कुछ क्षेत्रों में जहां पर जूट की ग्रोथ होती है वहां पे किसानों को बहुत बेनिफिट होगा। मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने कच्चे जूट के एमएसपी को बढ़ाने को मंजूरी दी है, जिस पर पीएम मोदी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, अपने जूट उत्पादक किसान भाई बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी दिशा में हमारी सरकार ने कच्चे जूट की एमएसपी को बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे न सिर्फ इसके उत्पादन और क्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इस सेक्टर से जुड़े देश भर के किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 11 राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक का मकसद दोनों योजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी गई राशि का किसानों के हित में बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना था। बैठक के बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को रबी सीजन के अलग अलग फसलों को एमएसपी पर खरीदने की स्वीकृति दी गई है। राज्यों ने मुझसे भारत सरकार से ये रबी सीजन के अलग अलग फसलें हैं उनकी खरीदी की स्वीकृति देने का आग्रह किया था। उनमें मध्य प्रदेश को चना और मसूर की खरीदी की स्वीकृति दी जा रही है। राजस्थान को भी चना और सरसों खरीदना है तो उसकी अनुमति भी उनको दी गई है। चना और सरसों की खरीद गुजरात राज्य में चाही गई है, वो भी हम कर रहे हैं। और चने का आग्रह महाराष्ट्र ने भी किया था, तो महाराष्ट्र को भी चने खरीदी की स्वीकृति दे रहे हैं। तो चना, मसूर और सरसों इसकी खरीदी की अनुमति भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अलग अलग राज्यों को दी है, ताकि किसानों को उनके उत्पादन का मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से ठीक दाम मिल सके। और दिल्ली के पूसा में आज कृषि विज्ञान मेले की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस मेले में बीजों की नई किस्मों को, कृषि में इस्तेमाल हो रही नई तकनीकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके अलावा किसान उत्पादक संघ भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और कृषि यंत्रों को बनाने वाली भारतीय कंपनियां भी अपनी आधुनिक मशीनों की प्रदर्शनी लगा रही हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज किसान की मेहनत से अनाज के भंडार भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत चावल के उत्पादन में दुनिया का पहला देश बन गया है। कई रिफॉर्म प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। उन्हीं रिफॉर्म्स का प्रभाव है कि आज चावल के उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 पर आ गए हैं। गेहूं के भंडार भरे हैं। 34% हमारे खाद्यान्न की उत्पादन में वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों में, लेकिन अभी और काम करना बाकी है और इसलिए कई रिफॉर्म्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कृषि में एआई के उपयोग को बढ़ाने के लिए भारत विस्तार ऐप को शुरू किया गया है, जो किसानों की सभी समस्याओं को दूर करने में मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विस्तार के माध्यम से किसान अपनी फसलों की समस्याओं और उसके समाधान जैसे सवाल भी पूछ सकते हैं। ये भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च किया है। अब इसको बाकी भाषाओं में भी हम परफेक्ट करके उसमें हर तरह की जानकारी, कौन सी फसल बोएं, मौसम की जानकारी, फसल में अगर कोई रोग लग गया तो उसकी जानकारी, योजनाओं का लाभ कैसे लें उसकी जानकारी, पात्रता किसको है उसकी जानकारी, कोई शिकायत है तो उसको भी वो दर्ज करा सकें। तो एक बहुउद्देशीय ऐसा पोर्टल कि एक जगह किसान पूछे और उसको जानकारी मिल जाए। और अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच AISEF और यूरोपीय मसाला संघ ESA ने खाद्य सुरक्षा और व्यापार नियमों को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान कोची में किया गया, जिसमें AISEF के अध्यक्ष इमैनुअल नाम्बुसैरिल और ESA के अध्यक्ष बोनाइट ने हस्ताक्षर किए। दोनों संस्थानों ने मिलावट रोकने, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने और सुरक्षित सप्लाई चेन सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। समझौते के तहत यूरोप के नियमों की जानकारी साझा की गई ताकि भारतीय मसाले अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतर सके। इस पहल से भारतीय मसाला निर्यात को बढ़ावा मिलने और वैश्विक बाजार में भरोसा मजबूत होने की उम्मीद है। कभी यहाँ कचरे के ढेर लगे रहते थे, प्लास्टिक की थैलियां उड़ती थी और लोग पास आना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज उसी जगह पर हरियाली का जादू फैल चुका है। डिडवाना कूचामन जिले के कूचामन सिटी के युवाओं ने मिलकर डंपिंग यार्ड को बदल दिया है। 11,000 पौधों के घने जंगल में महज 11 महीने की मेहनत से बना ये अर्बन सर्कुलर फॉरेस्ट अब पूरे इलाके को ऑक्सीजन दे रहा है।
डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी की रिंग रोड स्थित राजकीय खेल स्टेडियम के सामने की ये जगह कुछ समय पहले तक शहर का डंपिंग यार्ड थी। यहाँ चारों ओर गंदगी, प्लास्टिक और कचरे के ढेर लगे रहते थे, लेकिन शहर के पर्यावरण प्रेमियों ने ठान लिया कि इस बंजर और गंदी जगह को हरियाली में बदलना है। समाज के अलग अलग तबकों और व्यवसाय से जुड़े लोगों ने मिलकर एक समूह बनाया और कदम दर कदम सफाई अभियान शुरू किया। उन्होंने मिट्टी की खुदाई की, जिप्सम और बलुई मिट्टी डाली और फिर स्थानीय पौधों के लिए विशेष खाद तैयार की। महज 11 महीनों की मेहनत में 11,000 पौधे यहाँ जड़ पकड़कर पेड़ बन चुके हैं और ये जंगल अब सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है। यहाँ पक्षियों के घोंसले हैं, कीट पतंगे और छोटे जीव अपने घर बना रहे हैं। डंपिंग यार्ड को ऑक्सीजन यार्ड में बदलने की ये कहानी हर किसी को चौंका रही है। 11 महीने के अंदर जो ये विशाल फॉरेस्ट यहाँ पे डेवलप हुआ है, तो इसके यूनिक जो हम मॉडल यहाँ पे लेके आए कि इसमें जो बैरन लैंड के अंदर है, हमने यहाँ लोकली जो अवेलेबल प्लांट्स हैं और विविधता से भरपूर है वो प्लांट लगाए हैं। तो ये जो फॉरेस्ट डेवलप किया गया है, ये यहाँ पे एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ में डेवलप किया गया है कि यहाँ की स्थानीय वैरायटी को बढ़ावा मिले और उसके साथ में जो क्लाइमेट रेजिलिएंट जो प्लांट्स है उनको बढ़ावा मिले और जो हमारी जो बैरन लैंड है उसके अंदर प्लांटेशन मैक्सिमम हो पाए। इस फॉरेस्ट की असली खूबसूरती है इसका पूरी तरह स्वदेशी होना। यहाँ किसी भी तरह का रासायनिक कीटनाशक इस्तेमाल नहीं हुआ। पौधों की सुरक्षा और बढ़वार के लिए केवल जीवामृत और जैविक खाद का प्रयोग किया गया। सिंचाई में पानी की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया गया। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर मिट्टी को उपजाऊ बनाया गया। इस अनोखे प्रयोग से लाखों लीटर पानी की बचत हुई है। युवाओं की मेहनत और सोच का ही नतीजा है कि शुरुआती महीनों के बाद अब इस जंगल को निराई गुड़ाई जैसी मेहनत की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये जंगल अपने आप पनप रहा है और आने वाले समय में ये पूरे इलाके के लिए ऑक्सीजन फैक्ट्री बनकर उभरेगा। खास बात यह है कि इस फॉरेस्ट में विलुप्त होती जा रही स्थानीय प्रजातियों को संरक्षित करने और आमजन को उनसे रूबरू कराने के लिए उनके पौधे लगाए गए थे जो अब पेड़ बन चुके हैं। यहाँ के लोगों को अपनी स्थानीय प्रजाति का मालूम चले कि अपने ये ऐसे पौधे भी होते थे जो ऑक्सीजन के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत कार्य करते थे। वो करीब करीब विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे पौधों का विशेष ध्यान यहाँ पे किया गया। इस जंगल की एक और खासियत है यहाँ लगाई गई पौधों की विविधता। 100 से ज्यादा स्थानीय प्रजातियां यहाँ शामिल की गई हैं। इनमें कई ऐसी हैं जो अब गांवों और खेतों से लगभग गायब हो चुकी थीं। स्थानीय पौधों की इस विविधता ने फॉरेस्ट को जैव विविधता का हब बना दिया है। ये जंगल अब न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का केंद्र है बल्कि शहर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है। तो बेसिकली एक स्वदेशी तकनीक है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल का अधिकतम उपयोग करके स्थानीय जो प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही है, विलुप्त के कगार पे है, उनको एक तरह से बढ़ावा देना है। ये अर्बन सर्कुलर फॉरेस्ट अब सिर्फ शहर का ऑक्सीजन यार्ड नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी है। युवाओं की पहल ने साबित कर दिया है कि सामूहिक प्रयास से किसी भी बंजर और बेकार पड़ी जमीन को हरियाली में बदला जा सकता है। ये कहानी बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो डंपिंग यार्ड को भी ऑक्सीजन यार्ड बनाया जा सकता है। कुचामन सिटी का ये प्रयोग आने वाले वक्त पे पूरे प्रदेश के लिए रोल मॉडल बन सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया का के लिए राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले से शफीक अहमद उस्मानी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में खाद्य सुरक्षा विभाग ने रमजान और होली से पहले खाद्य उत्पादों का निरीक्षण किया है और खाने के तेल की खेप जब्त की है। खाद्य आयुक्त माणिक चंद्र सिंह ने कहा कि ये कार्रवाई 18 से लेकर लगातार 28 दिन तक चलेगी। जिला अधिकारी के निर्देश पर टीम का गठन किया गया। रिफाइंड सोया ऑयल और नेपाल के ब्रांड महालक्ष्मी को जब्त किया गया है। रमजान को देखते हुए सिवैयां खजूर पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसी खबर है कि इनमें मिलावटी सामान प्राप्त हो रहे हैं। इसी क्रम में लगातार कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई हमारी जो है 18 से लगातार 28 तक चलेगी और ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में टीम का गठन किया गया है। पर डे जो है 2 टीमें चल रही हैं और एक टीम हमारे निर्देशन में है जो कार्रवाई कर रही है। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने लगभग जो है आपके पामोलिन ऑयल का और इसके बाद दूसरा जो है रिफाइंड सोया ऑयल का
और फिर साथ में जो है एक महालक्ष्मी ब्रांड है जो नेपाल का ब्रांड है, उसका 18 ने खास तौर से जो हम लोग ने चीज किया है। और साथ ही साथ जो है उसको ये रमजान के पर्व को देखते हुए सेवई पर भी कार्रवाई की जा रही है और खजूर पर भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि कई जगह संदेशा भी आया है कि इस पर भी कुछ मिलावटी जो है सामान प्राप्त हो रहे हैं। उसी के क्रम में लगातार जो है कार्रवाइयां चल रही हैं। और ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है, इसीलिए कहा जाता है सब जग होरी या ब्रज होरा। ब्रज में 40 दिन तक होली का पर्व मनाया जाता है। बसंत पंचमी से शुरू होने वाली होली की रौनक हर रोज बढ़ती ही नजर आती है। कल बरसाना में लड्डू मार होली का आयोजन हुआ, जहां लाडली जू मंदिर में राधा रानी के सामने ब्रजवासियों ने और भक्तों ने लड्डू होली का आनंद लिया। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मथुरा के बरसाना में होली का मतलब सिर्फ रंग नहीं बल्कि उससे पहले मिठाई भी है। बरसाना के श्री लाडली जू मंदिर में हजारों श्रद्धालु लड्डू मार होली की अनोखी परंपरा को देखने और उसमें शामिल होने पहुंचे। ये एक ऐसा उत्सव है जहां भक्तों के बीच लड्डू प्रसाद के रूप में एक अनोखे और आनंद से भरे अंदाज में बांटे जाते हैं। लड्डू मार होली बरसाना यानी राधा रानी के गांव की महिलाओं द्वारा नंद गांव यानी भगवान श्री कृष्ण के गांव के पुरुषों को होली खेलने के लिए भेजा गया एक पारंपरिक निमंत्रण है। ये लठ मार होली से एक दिन पहले शुरू होती है। ये रस्म राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। एक बार जब निमंत्रण स्वीकार कर लिया जाता है तो मंदिर में लड्डू बरसाए और बांटे जाते हैं। ये यहाँ से श्री जी मंदिर से गोपी नंदगांव निमंत्रण देने जाती है कि कल हमारे यहाँ मेला होली खेलने आए। तो वहाँ से जब निमंत्रण स्वीकार कर लिया जाता है तो यहाँ श्री जी की जब गोपी कहती है कि लाला ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, कल होली खेलने आएंगे, तो श्री जी के उपलक्ष्य में श्री जी के जो हाथ पड़ता है तो वो लुटाती है। तो श्री जी ने स्वयं लड्डू लुटाए थे। इस अवसर में लड्डू मार होली मनती। बरसाना में होली की तैयारी हफ्तों पहले से शुरू हो जाती है और टेसू के फूलों से बने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है ताकि सभी के लिए होली का त्योहार सुरक्षित रहे और सभी इसे पारंपरिक तरीके से मना सके। रंग बनता है हमारे यहाँ, तो वो रंग हम खुद तैयार करते हैं। 1 महीने पहले से टेसू के फूलों से रंग बनता है, कोई केमिकल नहीं, उसमें कोई और अलग से नहीं वस्तु डाली जाती है जिससे कि शरीर को नुकसान हो। कितना रंग बनाया गया है इस बार? इस बार कम से कम 200 ड्रम अभी तैयार हो चुके और हो रहे। 500 ड्रम की तैयारी है। त्योहार के जोश को और बढ़ाते हुए राजस्थान के कलाकार भक्तिमय लोकगीत गाते हैं, श्रद्धालुओं का मनोरंजन करते हैं और सदियों पुरानी परंपराओं को जिंदा रखते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि बरसाना में होली मनाने का अनुभव एकदम अनूठा है। ये वीर तेजा जी की हमारी कला है। ये हम कला के धुन में, इसमें आराधना में, इसमें हम नृत्य करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बरसाना की होली बहुत 10-5 साल से आ रहे हैं, सब बहुत अच्छा लग रहा है। लड्डू मार होली के बाद अगले दिन लठ मार होली खेली जाती है। इस दिन बरसाना के दामाद माने जाने वाले नंदगांव के लोग होली खेलने के लिए गांव में आते हैं और महिलाओं पर रंग डालते हैं। बदले में महिलाएं उन्हें हंसी मजाक में लठ यानी लाठियों से पीटती हैं, जिससे पुरुष अपनी ढाल से बचते हैं। सदियों पुरानी ये परंपरा हर साल हजारों श्रद्धालुओं और सैलानियों को अपनी ओर खींचती है। होली का मुख्य त्योहार पूरे देश में 4 मार्च को मनाया जाएगा। वृंदावन और बरसाना समेत पूरे ब्रिज क्षेत्र में रंगों के त्योहार का उत्सव कई दिन पहले ही शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं एक दिन एक उत्सव की। अरुणाचल प्रदेश के तांगसा जनजाति का एक रंगीन और जीवंत पर्व है मोह मोल, जो न केवल कृषि से जुड़ा है बल्कि तांगसा समाज की सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं का भी प्रतीक है। ये त्योहार जीवन और खुशियों का संगम है, जो खेतों से लेकर दिलों तक फैलता है। मोह मोल तांगसा जनजाति का एक प्रमुख और धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। ये कृषि कार्यों की समाप्ति या नई फसल के आगमन का प्रतीक है। ये पर्व तांगसा समाज के बीच एकता और उल्लास का प्रतीक है। तांगसा समाज का ये त्योहार पारंपरिक रंगीन पोशाक, गीत, नृत्य और संगीत के साथ मनाया जाता है, जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखता है और उनकी परंपराओं से जोड़ता है। मोहमोल का उत्सव धार्मिक श्रद्धा और भक्ति से भरपूर होता है। लोग अपनी फसलों की अच्छी पैदावार, मवेशियों की समृद्धि और परिवार की सुख शांति के लिए
मंत्रोच्चारण करते हैं। युवा पीढ़ी इस पर्व को अपनी परंपराओं को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों तक इसे पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण अवसर मानती है। इस दिन लोग अपने प्रियजनों से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। मोहमोल त्योहार के दौरान तांगसा समाज के लोग अपनी पारंपरिक पोशाकों में नजर आते हैं, जो उनके सांस्कृतिक धरोहर का अहम हिस्सा है। इस पर्व के जरिए तांगसा जनजाति अपने अतीत को सम्मान देती है और इसे आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने की दिशा में कदम बढ़ाती है। ये मोहमोल का पर्व न केवल तांगसा जनजाति की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है, बल्कि ये जीवन, उत्साह और उम्मीद की एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के किसान मटर की पकी पौध की तुड़ाई का काम कर लें। साथ ही यहां के किसान सरसों, आलू और विभिन्न सब्जियों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। असम के पहाड़ी इलाकों के किसान आहू धान की बुवाई जारी रखें। यहाँ के निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों में किसान लौकी और करेले की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही यहाँ इस समय मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। असम के ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों में किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। वहीं यहाँ के बरक घाटी के हिस्सों में किसान धान की नर्सरी लगा सकते हैं। असम के मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों के किसान इस मौसम में मूंग, उड़द, भिंडी और लौकी की बुवाई के लिए जमीन तैयार कर लें। और अब बात मेघालय की। मेघालय में किसान इस समय बैंगन की नर्सरी लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान मटर की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। बात करें नागालैंड की तो यहाँ के शुष्क इलाकों में किसान आलू की बुवाई कर लें और इनके खेतों में नमी बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान नागा मिर्च की नर्सरी में भी उचित नमी का स्तर बनाए रखें। वहीं मणिपुर में किसान धान की नर्सरी और खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान इस मौसम में सरसों और मसूर की फसलों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें। इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर आज सुबह इजराइल रवाना हो गए। उन्होंने यात्रा से पूर्व अपने वक्तव्य में कहा कि भारत और इजराइल के बीच मजबूत और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी है, जिसमें हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण तेजी आई है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, जल प्रबंधन, रक्षा और सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए होने वाली चर्चाओं के लिए उत्सुकता जताई। इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवेज ने मिलकर एक नया समझौता शुरू किया है। इसका मकसद अग्निवीरों और रिटायर होने वाले सेना के जवानों को नौकरी पाने में मदद करना है। इस पहल के तहत सेना से रिटायर होने के बाद जवानों को रेलवे में मिलने वाली नौकरियों की जानकारी दी जाएगी।
पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1677 करोड़ रुपए की लागत से सिविल एन्क्लेव के विकास को मंजूरी दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के जापान दौरे पर पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापान दौरे के पहले दिन वैश्विक निवेश संवाद की मजबूत शुरुआत की। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।